Hello dear students, I welcome you all to eGAMMIG, an initiative for ICT-based educational content by Institute for Excellence in Higher Education Bhopal. Myself, Ayushi Sharma, Faculty of Commerce, and today we are going to learn about law of demand. And today we learn why we should study economics, meaning of demand, feature of demand, law of demand, its assumption, reasons, exceptions in this video. Our learning outcomes that after studying this lesson, you will be able to describe the concept of economics. You will know the meaning of demand. You can state the feature of demand. What are the assumptions and law of demand, and what are the reason behind the exceptions of law of demand. पहली चीज हम देखते हैं why study economics. इस चीज को पढ़ने के लिए तीन मेन रीजंस होते हैं. पहला रीजन है हमारा स्केर्सिटी. स्केर्सिटी का मतलब जब हमारे पास सप्लाई तो बहुत कम है बट जो डिमांड है कमोडिटी की वो बहुत ज़्यादा है. दूसरा है हमारा इकोनॉमिक प्रॉब्लम. इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ कोर्स तीन मेन रीजंस होते हैं इसके. पहला है स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, दूसरा अनलिमिटेड वांट्स ऑफ ह्यूमन एंड तीसरा ऑल्टरनेटिव यूजेस. जैसे हमें पता है हर एक ह्यूमन बीइंग की एक अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स होते हैं बट उसको फुलफिल करने के लिए हमारे पास रिसोर्स बहुत कम है एंड उसके ऊपर हमारे पास हर एक चीज़ के ऑल्टरनेटिव यूजेस होते हैं. फॉर एग्जांपल पेट्रोल की अगर हम बात करें तो पेट्रोल जो है उसके बहुत सारे यूजेस हैं. हम उसको हमारी कार में यूज़ कर सकते हैं, हम उस चीज़ को हमारे रेलवे इंजन में यूज़ कर सकते हैं, जनरेटर्स में यूज़ कर सकते हैं. एंड तो यहाँ पे हमारे पास एक चीज़ आती है कि हम हमारे रिसोर्स को यूज़ कहाँ करें. दैट इज़ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस. एंड तीसरा है सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी जो कि हर एक इकोनॉमी फेस करती है. दैट इज व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस. व्हाट टू प्रोड्यूस मीन्स हमको प्रोड्यूस क्या करना है, कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना है. जैसे मैंने आपको बताया जो हमारे रिसोर्स है वो बहुत कम है एंड वांट्स अनलिमिटेड है, तो उस अनलिमिटेड वांट को फुलफिल करने के लिए हम प्रोड्यूस क्या करें. दूसरा है हाउ टू प्रोड्यूस. क्या हमको कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज करनी चाहिए या फिर हम लोग को लेबर इंटेंसिव टेक्निक को यूज करना चाहिए. तीसरा है फॉर whom टू प्रोड्यूस. हमें किस कैटेगरी के लोगों के लिए हमें ये जो प्रोडक्ट है या फिर जो हमारा जो चीज़ें हमें प्रोड्यूस करनी चाहिए, क्या वो बहुत अमीर लोग के लिए करनी चाहिए या फिर बहुत पुअर लोग के लिए हमको ये सामान बनाना चाहिए. अब जब हम बात करें कि डिमांड का मतलब क्या होता है, तो एक ले मैन की लैंग्वेज में डिमांड का मतलब होता है डिज़ायर, कि मुझे ये चीज़ खरीदने की इच्छा है. जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे एक लग्जरी कार खरीदने की इच्छा है. दैट इज डिज़ायर. वो हमारी डिमांड नहीं कहलाएगी. तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि हमारा डिज़ायर एंड वांट के बीच में डिफरेंस क्या है. तो डिज़ायर मीन्स मेरली एक विश कि मुझे कमोडिटी को खरीदना है. बट जब हम वांट की बात करते हैं तो वांट में उस पर्टिकुलर कमोडिटी को खरीदने की एबिलिटी एंड विलिंगनेस भी होनी चाहिए. और जब इस एबिलिटी एंड विलिंगनेस में हमारा प्राइस एंड टाइम ऐड हो जाता है तो हम उसको डिमांड बोलते हैं. यहाँ पे लिखा हुआ है दैट डिमांड का एक्सटेंशन इज अ वांट. ठीक है, अगर वांट में हम लोग टाइम को एंड प्राइस में ऐड कर देते हैं तो हमारा डिमांड बन जाता है. ठीक है, तो हम डिमांड को अगर हम यहाँ पे डिफाइन करें तो डिमांड में भी डिफाइन एज एन अमाउंट ऑफ कमोडिटी परचेज्ड and a desire by a person at a given point of time and at a given price is demand. Next is feature of demand. पहला फीचर है हमारा इफेक्टिव डिजायर. तो जैसे मैंने आपको बताया कि डिमांड में डिजायर होना जरूरी होता है, इच्छा होना. क्या मुझे वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट खरीदने की इच्छा है? अगर मुझे वो कमोडिटी खरीदने की इच्छा नहीं है तो डिमांड के अंदर ऑफकोर्स वो आएगा ही नहीं. तो एक पर्सन के अंदर वो गुड्स खरीदने की इच्छा होनी चाहिए, डिजायर होना चाहिए. दूसरा है प्राइस. अब मेरी इच्छा तो है मैं एक लग्जरी कार खरीदूं बट वो लग्जरी कार खरीदने का मेरे पास उतने पैसे नहीं है, तो यहाँ पर डिजायर होना चाहिए किसी कमोडिटी को खरीदने के लिए. दूसरा मेरे पास प्राइस उतना पे करने के लिए होना चाहिए. अगर प्राइस नहीं होगा तो वो चीज़ मेरे डिमांड में काउंट नहीं होगी. तो प्राइस एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, फिर फीचर होता है किसी भी डिमांड में. तीसरा हमारे पास टाइम. टाइम का एग्जाम्पल लेती हूँ मैं. फॉर एग्जाम्पल हमें अम्ब्रेला की जरूरत पड़ती है रेनी सीजन में. ठीक है, अब उस टाइम पे अम्ब्रेला की डिमांड बहुत ज्यादा होगी. अब जब मैं आऊंगी विंटर सीजन में तो ऑफकोर्स सी बात है डिमांड जो है अम्ब्रेला की कम हो जाएगी. तो एक पर्टिकुलर टाइम पे उस पर्टिकुलर कमोडिटी की डिमांड होगी.
तो 3 चीजें हमने पढ़ ली। पहला, डिजायर, मेरी इच्छा होनी चाहिए, उस इच्छा को फुलफिल करने के लिए प्राइस मेरे पास होना चाहिए एंड टाइम मेरे पास होना चाहिए। फिर हम पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम की बात करते हैं कि उस टाइम पे मेरा डिजायर होना चाहिए कि मैं उस गुड्स को खरीदूं। तीसरा है मेरा यहाँ पे, चौथा है मार्केट। मार्केट का मतलब जहां पर बायर एंड सेलर दोनों आकर मिलते हैं, अपने डिजायर को या फिर हमारे डिमांड को फुलफिल करते हैं। ठीक है, जो बायर है गुड्स को खरीदता है, सेलर अपने गुड्स को बेचता है। तो एक प्लेस होना चाहिए मेरे पास कि जहां पर मैं अपने गुड्स को खरीदूं एंड बेचूं। लास्ट अगर हम बात करें क्वांटिटी, मुझे कितनी क्वांटिटी खरीदनी है, कितनी क्वांटिटी में मैं अपने डिजायर को या फिर डिमांड को फुलफिल कर सकती हूँ। तो जब अगर हम बात करें कि डिमांड एक्चुअल में होती क्या है, तो डिमांड एक क्वांटिटी या फिर क्वालिटी होती है गिवन गुड्स की, जिसको एक कंज्यूमर खरीदना चाहता है एक पर्टिकुलर प्राइस पे, एक पर्टिकुलर प्लेस दैट इज मार्केट पे, एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। तो हमने फीचर्स एंड डेफिनेशन हमने लॉ ऑफ डिमांड की देख ली। वहां पे हमने एक चीज देखी थी कि जब हम बात करेंगे डिमांड की तो वहां पर प्राइस जरूर आएगा। अगर प्राइस नहीं होगा तो डिमांड का भी कोई मतलब नहीं है। ठीक है, दैट इज एबिलिटी टू पे फॉर सम कमोडिटी। तो अगर हम लॉ ऑफ डिमांड की बात करें तो लॉ ऑफ डिमांड दो चीजों से मिलकर बना है। पहला है हमारा क्वांटिटी डिमांडेड, दूसरा हमारा प्राइस। तो प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड होगा तो हम यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड को डिफाइन कर सकते हैं। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या स्टेट करता है, हायर द प्राइस लोअर द डिमांड एंड वाइस वर्सा। ठीक है, मतलब यहाँ पर इसका ये है कि अगर फॉर एग्जाम्पल प्राइस किसी भी चीज का, जैसे कि हम बात कर रहे हैं लग्जरी कार्स की, तो अगर लग्जरी कार्स का प्राइस हाई है तो ऑफ कोर्स कुछ ही लोग होंगे जो कि उस चीज को अफोर्ड कर पाएंगे, जो खरीद पाएंगे। बट अगर यहाँ पे उस चीज का प्राइस अगर यहाँ पे कम हो जाता है तो जो लोग अफोर्ड नहीं भी कर पा रहे हैं वो भी उस चीज को अफोर्ड करेंगे। ऑफ कोर्स सी बात है। तो यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही प्राइस कम हुआ लग्जरी कार्स का, बहुत सारे लोग उसको खरीदने के लिए आ गए हैं। ठीक है, तो मार्शल के हिसाब से यहाँ पे लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू मार्शल, द ग्रेटर द अमाउंट टू बी सोल्ड द स्मॉलर मस्ट बी द प्राइस। फॉर एग्जाम्पल, बहुत अच्छा एग्जाम्पल मेरे पास जियो का। तो जियो ने क्या करा था, जब उनको उनका मार्केट एरिया बढ़ाना था, उनको कस्टमर ज्यादा अट्रैक्ट करने थे, उन्हें क्या करा, यहाँ पे जियो का जो नेटवर्क का प्राइस है वो बिल्कुल नील रखा, उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट दिया सबको। जैसे ही उनके कस्टमर बेस बनना शुरू हुआ, उन्हें धीरे धीरे प्राइस बनाना शुरू करा। दूसरा एग्जाम्पल हम सेल का लेते हैं, फ्लिपकार्ट, अमेजोन या फिर जूडियो की अगर हम बात करें, सब जगह सेल लगती है। क्यों सेल लगती है, क्योंकि उनको अपना ज्यादा प्रोडक्ट सोल आउट करना है। तो अगर किसी भी सेलर को अपना ज्यादा प्रोडक्ट सोल्ड करना है, अपनी ज्यादा कमोडिटी सोल्ड करना है, तो क्या करेगा, पहली चीज अपने डिमांड, अपने प्राइस को कम करेगा। तो जैसे ही उसने अपने प्राइस को कम करा, वैसे ही बहुत सारे लोग आएंगे उनके प्रोडक्ट्स को खरीदने के लिए। बट सेम चीज अगर अमाउंट उसका इंक्रीज हो गया, ठीक है, तो अगर वही लग्जरी कार की हम बात करें, गोल्ड की अगर हम बात करें, अगर उसका प्राइस हाई हो जाता है, वैसे वैसे उसकी डिमांड जो है कम होना शुरू हो जाती है। लॉ ऑफ डिमांड में एक बात ध्यान रखने की जरूरी है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम किसकी बात करते हैं, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम प्राइस की ही बात करते हैं, बाकी चीजें रिमेनिंग कांस्टेंट। हम बाकी चीजों की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, बाकी चीजों का मतलब यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट गुड्स की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे एक्सेप्शनल गुड्स की बात नहीं कर रहे, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की बात नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्राइस के रिलेशन से ही बात कर रहे हैं। ठीक है, बट एक ड्रॉबैक है लॉ ऑफ डिमांड का, यहाँ पे कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है कि कितने प्राइस चेंज होने से उस पर कितने डिमांड पे फर्क पड़ रहा है। अगर 5% इंक्रीज हुआ है प्राइस में, तो उसके थ्रू हमारे डिमांड में कितना फर्क आया है, क्या 10% फर्क आया है, 20% फर्क आया है, वो यहाँ पे नहीं बताता हमको। तो अगर यहाँ पे हम डायग्राम देखें यहाँ पे, तो अगर प्राइस हमारा कम हुआ तो हमारी क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज होगी, एंड अगर प्राइस इंक्रीज होता है तो हमारा डिमांड भी क्या होता है, कम हो जाता है। हमने अभी लॉ ऑफ डिमांड की डेफिनेशन पढ़ी, उसमें एक वर्ड आया था, कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। हमने वो डिस्कस भी किया था कि हम यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड में सिर्फ और सिर्फ प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड को लेकर चलते हैं, बाकी चीजों को, बाकी फैक्टर्स को कांस्टेंट रखते हैं। तो कौन कौन से फैक्टर्स को कांस्टेंट रखना है, सबसे पहला है सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स का मतलब कि हम उसके बदले में किस चीज को यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल टी एंड कॉफी,
अगर हमको टी नहीं पसंद तो हम कॉफी पी सकते, कॉफी नहीं पसंद तो हम टी पी सकते। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट गुड्स का मतलब यही चीज है कि फॉर एग्जाम्पल टी एंड कॉफी तो सब्स्टिट्यूट गुड्स है। अगर टी का प्राइस इंक्रीज हुआ तो हम कॉफी पे स्विच कर सकते हैं, कॉफी का प्राइस इंक्रीज हुआ तो हम टी की तरफ स्विच कर सकते हैं, दैट इज सब्स्टिट्यूट गुड्स। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस सेम होना चाहिए, ठीक है। टी कॉफी, टी का प्राइस कॉफी का प्राइस सेम रहेगा, तभी लॉ ऑफ डिमांड वर्क करेगा। दूसरा है प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का मतलब दो चीजें इकट्ठा यूज होती है, फॉर एग्जाम्पल कार एंड पेट्रोल, ठीक है। अगर मैं कार खरीदने जाऊंगी तो मैं ये भी देखूंगी कि पेट्रोल का प्राइस इंक्रीज तो नहीं हो रहा है ज्यादा। अगर मुझे दिख रहा है कि पेट्रोल का प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो हो सकता है मैं कार का परचेज जो है रोक दूं। मैं सोचूं कि ठीक है, जब पेट्रोल का प्राइस कम होगा तब जाके बाद में मैं कभी कार खरीदूंगी। तो यहाँ पे जो मेरा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, तो यहाँ पे पेट्रोल अगर मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स तो उसका प्राइस भी क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तीसरा है इनकम। ऑफ कोर्स इनकम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी डिमांड में, ठीक है। अगर इनकम किसी कस्टमर की कम होगी तो ऑफ कोर्स सी बात है वो उन गुड्स को परचेज करना नहीं चाहेगा, बट अगर इनकम ज्यादा होगी तो वो सब चीजें खरीद पाएगा। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड यहाँ पे इनकम ऑफ कस्टमर भी जो चीज होती है कांस्टेंट होनी चाहिए। अब एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर, यहाँ पे अगर हम कोविड के एग्जाम्पल लें तो कोविड में क्या हो रहा था, मार्केट बंद हो जाएगा, बाद में चीजें मिलेंगी नहीं, हो सकता है उसका प्राइस बाद में बढ़ जाए, इससे अच्छा हमारे घर में हम लोग चीजों को रख रहे थे कंजर्व कर करके। तो यहाँ पे वही चीज है कि अगर प्राइस बाद में चेंज, ये एक्सपेक्टेशन है कि प्राइस जो है बाद में चेंज हो जाएगा हमारे गुड्स का, तो हम अभी चीजों को खरीद लेंगे। और अगर अभी डिमांड बढ़ गई तो ऑफकोर्स प्राइस में कुछ ना कुछ चीजें ऊपर नीचे होगी। तो यहाँ पे एक्सपेक्टेशन जो होती है फ्यूचर की वो कांस्टेंट होनी चाहिए। एंड लास्ट में टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कस्टमर शुड रिमेन सेम। यहाँ पे जो टेस्ट है एंड जो प्रेफरेंस है कस्टमर का वो चेंज नहीं होना चाहिए, हमेशा जो है एक जैसा होना चाहिए, कभी चेंज नहीं होगा। तो ये 5 पॉइंट्स है, ये 5 पॉइंट्स कांस्टेंट होने चाहिए। अगर ये कांस्टेंट नहीं होंगे तो हमारा लॉ ऑफ डिमांड भी वर्क नहीं करेगा। जब हमने लॉ ऑफ डिमांड देखा उसमें दो चीजें देखी कि प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड के बीच में रिलेशनशिप है। जब हम इस रिलेशनशिप को एक टेबल फॉर्म में डालते हैं हम उसको बोलते हैं डिमांड शेड्यूल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड को एक टेबल फॉर्म में शो करा गया है। अगर आपका प्राइस 5 है तो डिमांड उस पर 1 है। जैसे जैसे आपका प्राइस डिक्रीज होता जा रहा है वैसे वैसे आपकी डिमांड भी यहाँ पर इंक्रीज होती जा रही है। तो यहाँ पर जब इस शेड्यूल को हम शो करते हैं कर्व में, हम उसको बोलते हैं डिमांड कर्व। तो आप इस डिमांड कर्व में देख सकते हो हमारा डिमांड जो है यहाँ पे डाउनवर्ड स्लोपिंग है। अभी डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है? मेन रीजन यहाँ पर ये है, जब हमारा प्राइस 5 था हमारा क्वांटिटी डिमांड यहाँ पे था 1। जब प्राइस 4 हुआ डिमांड थोड़ी इंक्रीज हुई, 2 पे पहुंची। जब प्राइस यहाँ पे और कम हुआ 3 हुआ तो डिमांड और ज्यादा बढ़ी। जैसे प्राइस और कम हुआ डिमांड और ज्यादा होने लग गई। तो डिमांड ज्यादा होने लग गई अगर हमारा प्राइस कम होगा तो इस तरीके से हम देखेंगे कि हमारा डिमांड जो कर्व है हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है यहाँ पे। तो 3 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होती है हमारे लॉ ऑफ डिमांड की। पहला है इनवर्स रिलेशनशिप। इनवर्स रिलेशनशिप कैसा? जब प्राइस ज्यादा होगा डिमांड कम होगी, डिमांड कम होगी तो प्राइस ज्यादा होगा, दोनों एरोज इनवर्सली जा रहे हैं। दूसरा, डिमांड इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, सॉरी डिपेंडेंट वेरिएबल है। डिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे कैसा है? प्राइस के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर प्राइस में ऊपर नीचे होता है तो डिमांड यहाँ पे इफेक्ट होती है। एंड तीसरा, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। ये जैसे हम पहले ही देख चुके हैं अजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड में कि 5 चीजें हमने पढ़ी कि जहाँ पे वो सब चीजें अगर कांस्टेंट होगी तभी हमारा लॉ ऑफ डिमांड वर्क करेगा, नहीं तो वो नहीं करेगा। नेक्स्ट हम रीजन देखते हैं कि क्यों लोग कम प्राइस पे ज्यादा सामान खरीदते हैं एंड हायर प्राइस पे कम सामान खरीदते हैं। मीन्स रीजन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। तो पहला है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। हमें पता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट्स दैट as we consume more and more unit of a particular commodity, the utility derived from each successive unit goes on decreasing। मतलब कि अगर किसी प्रोडक्ट की यूटिलिटी किसी कंज्यूमर को होगी तो उसकी डिमांड ऑफ कोर्स इंक्रीज होगी, ठीक है। तो अगर कोई कंज्यूमर
किसी एक गुड्स को बार बार खरीद रहा है, कंज्यूम कर रहा है, तो ऑफकोर्स एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पर उसकी यूटिलिटी उस कंज्यूमर के पॉइंट पे कम होती जाएगी। ताकि वो यूटिलिटी कम ना हो तो जो हमारे बायर्स होते हैं उस प्रोडक्ट के प्राइस को कम करते हैं। अगर प्रोडक्ट का प्राइस ऑफकोर्स कम होगा तो लोग और डिमांड करेंगे। नेक्स्ट है सब्स्टिट्यूट इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट मतलब कि रिफर्स सब्स्टिट्यूटिंग वन कमोडिटी टू अनदर, जब दूसरे कमोडिटी का प्राइस यहाँ पे कम हो गया हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने टी एंड कॉफी का एग्जाम्पल लिया था। टी का अगर प्राइस कम हुआ तो लोग कॉफी की तरफ स्विच कर जाएंगे। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट इफेक्ट भी एक चीज होती है कि यहाँ पे अगर मैंने टी का प्राइस कम कर दिया तो हो सकता है लोग यहाँ पे टी की तरफ रहें। कॉफी का प्राइस इंक्रीज होगा तो लोग टी की तरफ यहाँ पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जिसके कारण लॉ ऑफ डिमांड वर्क करता है। तीसरा हमारा इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट मीन्स रियल इनकम और परचेसिंग पावर ऑफ अ कंज्यूमर। अगर कंज्यूमर की परचेसिंग पावर ज्यादा होगी तो वो डिमांड ज्यादा करेगा, अगर परचेसिंग पावर कम रहेगी तो वो डिमांड ऑफ कोर्स कम करेगा। चौथा है एडिशनल इफेक्ट। एडिशनल इफेक्ट मतलब कि जब हमने लग्जरी कार्स का भी एग्जांपल लिया था, लग्जरी का के एग्जांपल में मैंने ये बोला था आपको कि जब अगर हमारा जो प्राइस है लग्जरी कार का अगर कम हो जाएगा तो जो लोग पहले नहीं भी खरीदते थे अब वो चीज को खरीदना शुरू कर देंगे। दैट इज एडिशनल इफेक्ट। तो अगर हमारा कंज्यूमर अगर हमारा बायर जो है गुड्स के प्राइस कम कर देगा तो ऑफकोर्स की बात है एडिशनल कस्टमर्स और ऐड हो जाएंगे और यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड वर्क करना शुरू कर देगा। एंड लास्ट है डिफरेंट यूजेस। अगर फॉर एग्जाम्पल हम मिल्क की बात करते हैं, मिल्क के बहुत सारे यूजेस हैं, इलेक्ट्रिसिटी के बहुत सारे यूजेस हैं, ठीक है। तो अगर मिल्क का प्राइस सपोज कम होगा तो मैं सिर्फ पीने के बजाय मैं उसके और यूजेस में डाल सकती हूँ। उसका कर्ड बना सकती हूँ, ठीक है, मैं लस्सी बना सकती हूँ, लस्सी बना के पी सकती हूँ एंड व्हाट नॉट। सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी में भी अगर इलेक्ट्रिसिटी का प्राइस कम होगा तो मैं उससे एसी भी ले लूंगी, एसी चलाऊंगी, वॉशिंग मशीन चलाऊंगी, टीवी ज्यादा चलाऊंगी, फ्रिज ज्यादा चलाऊंगी एंड ऑल दैट। तो यहाँ पर अगर प्राइस ज्यादा हुआ तो यहाँ पर डिफरेंट यूजेस में उन चीज़ों को मैं यहाँ नहीं रखूंगी, बट अगर प्राइस कम हुआ मैं उस पर्टिकुलर कमोडिटी को बहुत सारे यूजेस में रख सकती हूँ। नेक्स्ट हम देखते हैं एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड एक्चुअली बोलता क्या है, जब प्राइस इंक्रीज हुआ डिमांड डिक्रीज होगी, प्राइस डिक्रीज हुआ डिमांड इंक्रीज होगी। बट इन कुछ सर्कमस्टेंसेस में ऐसा नहीं होता है। प्राइस इंक्रीज होता है तो डिमांड भी इंक्रीज होती है एंड प्राइस डिक्रीज होता है तो डिमांड भी डिक्रीज होती है। जैसे कुछ सर्कमस्टेंसेस है। पहला गिवन गुड्स। गिवन गुड्स एक ऐसे इंफीरियर गुड्स हैं जब इनका प्राइस इंक्रीज होता है तो इनकी डिमांड भी इंक्रीज होती है, प्राइस कम होता है तो डिमांड भी डिक्रीज होती है इसकी। फॉर एग्जाम्पल ज्वार एंड बाजरा एंड कलर टेलीविजन। नेक्स्ट है स्टेटस सिंबल गुड्स। स्टेटस सिंबल गुड्स फॉर एग्जाम्पल गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, स्टारबक्स की कॉफी हो गई, आईफोन हो गया। भले ही इनका प्राइस कितना भी हो बट मुझे दिखाना है कि मेरे पास ये है तो उसको खरीदूंगी। नेक्स्ट है फियर ऑफ शॉर्टेज। अगर मुझे लग रहा है कल को ये प्रोडक्ट जो है दुनिया से खत्म हो जाएगा, मुझे नहीं मिलेगा, तो आज भले इसका प्राइस कितना भी क्यों ना हो बट मैं उसको हायर प्राइस से भी खरीद लूंगी। नेक्स्ट है इग्नोरेंस। मुझे नहीं पता कि उस पर्टिकुलर गुड्स का प्राइस कितना है मार्केट में अभी, तब भी मैं उसको खरीद लूंगी हाई प्राइस क्योंकि मुझे पता ही नहीं कि उस गुड्स का प्राइस कितना है। नेक्स्ट है फैशन रिलेटेड गुड्स। फैशन फैशन रिलेटेड गुड्स, तो यहाँ पर ये गुड्स होते हैं जो कि फैशन से रिलेटेड होते हैं, ट्रेंड जो चल रहा है आजकल का। अगर आपको ट्रेंड में दिखना है तो आप हायर कॉस्ट पे उस चीज को खरीदोगे। लाइफ नेसेसिटी गुड्स, ऐसे गुड्स जो कि मेरी लाइफ के लिए जरूरी है, मेडिसिन हो गई, मिल्क हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, तो पेट्रोल हो गया, तो भले इसके प्राइस कितना भी ज्यादा हो मैं इन गुड्स को खरीदूंगी। नेक्स्ट है चेंज इन वेदर। वेदर में चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, रेनी सीजन मुझे रेनकोट खरीदना ही पड़ेगा चाहे उसका प्राइस कितना भी हो, ठीक है। अब मुझे स्वेटर्स खरीदना ही पड़ेगा विंटर्स में चाहे उसका प्राइस कितना भी हो। तो इन सब सर्कमस्टेंसेस में लॉ ऑफ डिमांड वर्क नहीं करता। नेक्स्ट ऑफ इस स्लाइड में कुछ रेफरेंसेस दिए हुए, कुछ लिंक्स दिए हुए हैं। आप इस लिंक्स के थ्रू आगे और कुछ फर्दर रीडिंग करना तो आप कर सकते हो। ये कुछ रेफरेंस बुक्स हैं जिसको आप रीड कर सकते हैं, ये ई पाठशाला यानी ज्ञान कोश। अब जो चीजें हमने पढ़ी उसके रिगार्डिंग हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट विद द इंक्रीज इन प्राइस, डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड, इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड और इंक्रीज इन डिमांड।
ऑफ कोर्स की बात है, जब प्राइस इंक्रीज होगा तो हमारी डिमांड भी डिक्रीज होगी। नेक्स्ट है द डिमांड कर्व इज ऑलवेज, डिमांड कर्व कैसा होता है, लेवल में रहता है, इरेगुलर होता है, अपवर्ड स्लोपिंग की डाउनवर्ड स्लोपिंग। जैसे हमने देखा था कि हमारा लॉ ऑफ डिमांड, जो डिमांड कर्व है ऑफ कोर्स वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग सो पेशेंटली।